बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने रीड करना अपना न्यू नावल नहीं न्यू नावल ही। आज मेरा दिमाग ही तवाज़ुन ख़राब हो गया। पहले भी मैंने वीडियो शुरू की थी, पता नहीं क्या मैं बोल गई थी। तो आज हमने अपने नावल का लास्ट पार्ट पढ़ना है जो सुबह स्टार्ट किया ना। अरे मैं मर गई। हाँ, तो नवा लास्ट पार्ट पढ़ना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ये रक्षा मोटरसाइकिल जो भी गुजरे उसके साउंड को इग्नोर करके सिर्फ मेरे साउंड पर फोकस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। मूसा का गुस्सा अजीब भर के है। रानिया के दोगलेपन पर या बुजदिली पर जो भी कहा जाए, वो मूसा के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और ये इसने मूसा को वालेकुम अस्सलाम। देखो तो सही कौन आया है। कौन आया है? अपने मेरा बच्चा आ गया था बीच में। मैं इस टाइम जिस कंडीशन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, आजकल मेरे मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं और छोटे काके की वजह से पंखा नहीं चलाया जा रही है। थोड़ी सी ठंड भी हो गई हुई है। मैं पूरी तरह उसके अंदर एक बेड शीट के अंदर रैप होकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अच्छा जी। मूसा को गुस्सा है और अजीब भर गया। रानी के दोगलेपन पर या बुजदिली पर जो भी कहा जाए, वो मूसा के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी और ये इसने मूसा को अव्वल रोज़ में बावर करवा दिया। चंद सानियों तक वो कमरे के वस्त में खड़ा आंखों पर चूड़ियों से सजा बाजू रखे बेसुध सोई रानिया को कीना परवर निगाहों से देखता रहा। कभी ये लड़की इसकी सबसे अच्छी और बेलौस दोस्त हुआ करती थी। जाने ये रियाकारी और दिखावा इसने कहाँ से सीख लिया और अब आइंदा वो क्या अंदाज दिखाने वाली थी। लाइट बंद करके इसने डिम लाइट ऑन कर कपड़े तब्दील करने की गर्ज से बाथरूम में चला गया। जिंदगी के इस दौर के मुतालिक मूसा ने जब भी कभी सोचा तो सोचा मैं नरवाहट सी दर आती। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत रोमांटिक तरीके से गुजारना चाहता था, किसी ऐसी लड़की के साथ जैसे वो जी भर कर चाहता और फ़कत इसे चाहती, इसकी सांस के साथ सांस लेते। अच्छा जी। ज़िया का शदीद एहसास इसके दिल में कसाफत भरने लगा। पिछली ज़िंदगी तो गुजर गई, अब जो दौर शुरू हुआ था वो मौत तक का था और पहली रात जो बेकैफ़ी छाई थी यकीनन इससे आगे भी वास्ता पड़ने वाला था। वो बाहर निकला तो डिम लाइट से आंखों को मानूस होने में चंद लम्हे लगे। मूसा ने गौर किया, कमरे में सवाए फ़र्श के सोने की और कोई जगह न थी और फ़र्श पर सोना इसकी नफासत पसंद तबीयत को कतन गवारा न था, चाहे जाएगा चादर ही क्यों ना बिछी हो। ठीक है, जब इसे परवानी कितने ठाठ से सो रही है, मेरा तो फिर भी ये ज़ाती बिस्तर है। शाने छटकता वो आगे बढ़ा और बिस्तर पर दराज हो गया। मजाल थी जो रानी की नींद में ज़रा से भी खलल पड़ा हो। वो बहुत सी बदगुमानियाँ ओढ़ कर सो गया। चलो पहले दिन ही बदगुमानियाँ ओढ़ी हो दोनों जने। अगली सुबह रवायती सुबह हरगिज़ न थी, कम अज़ कम मूसा के लिए। बालों में नरम उंगलियों की सरसराहट और फिर किसी ने इसका शाना ज़ोर से हिलाया। मूसा ने मुदी आंखों से एक नज़र रानिया को देखा और करवट बदल ली। सुबह हुए काफ़ी देर हो चुकी है जनाब, खालाजान नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हैं। वो दूसरी तरफ से आकर इसकी तरफ झुकते हुए बोली तो यकलख्त मूसा को याद है कि ज़िंदगी कल से एक नया मोड़ ले चुकी है। आज तो वो किसी और ही हैसियत से इसके कमरे में मौजूद थी। सारी नींद पल भर में उड़न छुई और वो उठ बैठा। रानिया मुस्कुराते हुए चादर तय करने लगी। आज पहली बार इतनी जल्दी उठो, वरना पूरा अस्तबल बेच के सोते थे। इसका अंदाज़ पुराना था, वही अपना अपना और दोस्ताना सा, मगर मूसा इस समझौते पर इसका साथ देने को तैयार न था। वो जवाब दिए बिना बिस्तर से उतरा और बाथरूम में चला गया। चादर तय करती रानिया के हाथ सुस्त पड़े होंठों की मुस्कुराहट गुम हो गई। कमरे की हालत दुरुस्त करके वो किचन में चली जहाँ खालाजान नाश्ते की ट्रे तैयार करी थी। ये आप क्या करिए, मैं बस आने वाली थी। वो बेसाख्ता आगे बढ़कर ट्रे उठाने लगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, आज मेहंदी लगे हाथों से भी यही काम कराऊंगी मैं तुम्हें? उन्होंने इसे हाथ थाम कर प्यार से रोक दिया। वो अपनी नई पोजीशन का ख्याल करके ज़रा छेपी। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग तो दिनों तक नहीं जाता, अब इतने दिनों मेहमान बन के तो नहीं बैठ सकती ना। सही, मगर आज तो वलीमा ना। वो मुस्कुराई फिर पूछने लगी, मूसा उठ के? जी। वो पलट कर ट्रे उठाने लगी। वो इसके तासुरात ना देख पाई। हम अकेले नाश्ता करेंगे, इसे ख्याल आया तो पूछने लगी, ज़ेबा के कब तो घर से नाश्ता आएगा, 10 तो बज चुके हैं, अब हम कब तक ऐसे बैठे रहें? वो दोनों जागेंगे तो कर लेंगे नाश्ता। इन्होंने ख्याल जाहिर किया तो वह सर उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। अम्मी के आने तक मूसा भी आ गया। इसके सलाम के जवाब में अम्मी ने इसे खूब दुआओं से नवाजा। रानिया हंस पे आदत और मामूल अम्मी और फिर मूसा के लिए चाय मग में डालने के बाद मूसा की प्लेट में नाश्ते के लवाजमात रखने लगी। रहने दो, अखबार छटक कर सीधा करते हुए रखाई से बोला, मैं सिर्फ चाय लूँगा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? अम्मी ने तफक्कर से पूछा, मगर जिसे पूछना चाहिए था वो अब अपने लिए नाश्ता प्लेट में निकाल रही थी। बस ऐसे ही, मूड नहीं हो रहा। वो अखबार के पीछे गुम हो गया, नाराज़ और संजीदा सा। अम्मी ने हैरत से रानिया को देखा। वो यूँ नाश्ता करने में मगन थी जैसे आज का दिन कोई ख़ास दिन ना हो, या वो वही पहले दिन वाले मूसा और रानिया, मगर नहीं। हाँ जी, मैंने नहीं खानी मेरी जान, मेरा नहीं दिल कर रहा, मुझे नहीं। मगर नहीं, अगर वो पहले दिन वाली रानिया होती तो अब तक मूसा के हाथ से अखबार छीन कर लपाट देती। नाश्ते के वक्त ध्यान से नाश्ता किया करो, कैसे डॉक्टर हो तुम? वो इस पर डोप डाला करती थी। और अब इन्होंने कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। डाइनिंग टेबल पर इन दोनों की मौजूदगी के बावजूद खामोशी छाई, कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। मगर
इसी वक्त ज़ेबा के मैके से इसकी शादीशुदा बहन और कज़न्स नाश्ता ले आई तो इनका ध्यान भट गया। दूसरा जोड़ा कहाँ है भाई? मेहरुनिसा उर्फ मेहरू, जो कि ज़ेबुन्निसा उर्फ ज़ेबा की बड़ी बहन थी, आंखें नचाकर पूछ रही थी। 7 कवारी कज़न्स, इनमें खाला और मामूज़ाद बहनें थी, इनकी खी। अभी तो वो दोनों नहीं उठे। अम्मी ने मुख्तसरन जवाब दिया। हाँ, इनकी नींद ही पूरी नहीं हुई अभी तक। मैं देखती हूँ जाके। वो मसनूई हैरत का मुजाहरा करती इन्हें उठाने चलती। आप तो दुल्हन लग ही नहीं रही। ज़ेबा की खाला ज़ाद ने रानिया को देखते हुए आंखें पटपटाई तो वो कदरे गड़बड़ा गई कि इस बात का अब क्या जवाब देती, मगर मूसा ने अखबार तय करके बड़े इत्मीनान से कहा, दुल्हन के सर पर 2 सींग होते हैं क्या? अब के सब हंसी थी, मगर पहले वाली अब भी ना हारी। भाई बंदा तैयार श्यार होकर रहता है, शाम तक यूँ ही सादे घूमती रहेंगी। मूसा का तो बहस का पूरा इरादा था, मगर रानी ने मुख्तसरन बात खत्म कर दी। मुझे यूँ ही अच्छा लगता है। ज़ेबा की बहन इसे जगा कर ही लौटी। नाश्ते की टेबल पर भी ज़ेबा की आंखों में नींद भरी थी। सुबह सुबह नाश्ता लेके पहुंच गई। फ़ोन करके पता ही कर लेती। इसने जमाई लेते हुए खुद से 3 साल बड़ी बहन को लताड़ा। तुम्हारी सुबह तो शाम तक ना होती, इसने जवाबन तंज किया। तो अब भी नींद कहाँ पूरी हुई है? ज़ेबा के मुंह फट तबीयत तो थी, मगर ये बेबाकी, वो भी सबकी मौजूदगी में। अम्मी तो बहाने से आराम करने का कहकर चली गई। ईसा मीठी नज़रों से बीवी को देख रहा था। ज़ेबा की खुली डुली गुफ्तगू, इसकी कज़न्स की जुमानी हंसी और ईसा का वारफ्ता अंदाज। रानिया माजत करती उठ गई। नाश्ता तो कर लो। ज़ेबा को ख्याल आ ही गया। हम तो कर ही चुके थे। वो रुकी ना थी। लगता है इनकी भी नींद पूरी नहीं हुई। आवाज़ बुलंद सरगोशी, फिर दबी दबी हंसी। मूसा अंदर ही अंदर तिलमिलाया। तुम तो नाश्ता कर लो। ईसा ने इसे मतवज्जा किया। आप कीजिए, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। वो कुर्सी खिसकाकर उठते हुए कस्तन मुस्कुराया, मगर वहाँ इन सबकी महफिल इस कदर मुकम्मल थी कि किसी का भी जाना इन्हें महसूस नहीं हुआ। वो गाड़ी लिए बेवजह सड़कों पर फिरता रहा। अब रंग ज़िंदगी का क्या होगा? फ़कत एक ही सवाल जहन में गर्दिश कर रहा था, जाने कितनी देर सड़कों की खाक छानने के बाद वो घर लौटा तो अम्मी इसकी मुंतज़िर थी। तुम कहाँ वारागर्दी करते फिर रहे हो? इसे देखते हुए नाराज़ होने लगी। यही था, मुझे तो समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। शादी वाला घर लग ही नहीं रहा। वो खफा थी। मैं तो काम से किया था। वो सर को जाने लगा। अम्मी ने तासुब से इसे देखा। आज के दिन के लिए भी कोई काम उठा रखा था तुमने? बस ऐसे ही मुनादम सा हुआ। रानी ने चाय का कप लाकर अम्मी को थमाया। मूसा की निगाह बेख्तियार इसकी तरफ उठी। सुबह सादगी का दावा करने वाली इस वक्त गहरे फिरोजी रंग के झिलमिलाते कपड़ों में दमक रही थी। टाइम ही कितना रह गया फंक्शन में, और अभी दोनों ने पार्लर भी जाना है। कौन ले जाएगा? ईसा साहब तो नाश्ते के बाद जो सोए तो फिर जाग ही नहीं कि कोई इरादा पूछा जाए। वह मुश्किल ज़ेबा को उठाए कि एक आध महल्लेदार आ गई थी। अम्मी कुछ कह रही थी शायद। वो चौंका। जी? इसकी जी कुछ सवालिया थी तो कुछ चौंकने वाली। अम्मी को जी भर के इसकी गायब दिमागी पर गुस्सा है। शाबाश, मैं पता नहीं कौन सी हकायत सुना रही हूँ और ये सब अपने ख्यालों में। वो अच्छी खासी नाराज़ होगी। अच्छा ना, मैं ही ले जाऊँगा दोनों को पार्लर। वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहता कमरे की तरफ बढ़ा। तुमने तो खुली छूट दे दी है इसे, ज़रा काबू करके रखो, इसके आसपास रहो। इसे अम्मी की धीमी आवाज़ कमरे तक सुनाई दी। वो रानिया से कह रही थी। मूसा लब भेजता कमरे में आ चला है। कुछ थकावट और खुली खाली बिस्तर पर मलकियत का एहसास वो शायद नींद के झोंके की जद में आ गया, वरना ये सोने का टाइम तो हरगिज़ नहीं था। वो भी इस सूरत में कि वो आज वलीमे की तकरीब का दुल्हा नंबर 2 था। इस अपनी पेशानी पर कोई लतीफ़ सा लमस महसूस हुआ और इसके बाद बालों में सरसराहट। वो चौंक कर कच्ची नींद में बेदार हुआ। लम्हा भर को साग सा लेटा रह गया। इसकी निगाह खुद पर झुकी। रानी की निगाहों से टकराई तो उसे जागता पाकर वो झैंपी और उसके बालों में से अपना हाथ खींच कर सीधी हो गई। उठ जाओ, देर हो रही है। पार्लर ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फ़ौरन इसे जगाने की वजह बताई। थोड़ी देर इसे बहुत अजनबी नज़रों से देखने रहने के बाद वो उठ बैठा। वो अपनी पार्लर साथ ले जाने वाली अशिया इकट्ठी करके बैग में रख रही थी। शोल्डर बैग में ज़ेवर रखकर पलटी तो मूसा को ऐन अपने पीछे खड़ा पाकर ठिठक गई। फिर फ़ौरन कतरा कर साइड से निकलने लगी कि मूसा के हाथ ने इसके बाजू को गिरफ्त में ले लिया। पार्लर से देर हो रही है, वो ख़ाइफ सी होकर बोली। मूसा को गिरफ्त में ना तो अपनायत का लमस था और ना ही मोहब्बत की नरमी। रोमांटिक नहीं हो रहा मैं। इसे एक झटके से अपने सामने करते हुए कोई और ही मूसा था, करख्त और सर्द मोहर, और ना ही इस अनचाहे रिश्ते में रोमांस की गुंजाइश नहीं करती। जब दिल की रज़ा शामिल ना हो, जहन में कोई और, निकाह में कोई और हो, तो मियाँ बीवी का रिश्ता महज कागजी कार्रवाई कहलाता है। समझी? फनकारता वाला अजनबी लहजा उसे झटकता वॉशरूम में घुस गया। रानी ठिठुरे हवास लिए वहीं साख्तो जामत खड़ी थी। तो नहीं पागल लग रही मैंने। वलीमे की तकरीब गुजरी तो इसके बाद दिन तेरी से मामूल पर आए, मगर इस घर के नफूस जैसे अपने मामूल से हट गए थे। ईसा और ज़ेबा की मोहब्बतें सुबह देर से होने लगी। रानिया गुमसुम थी तो मूसा अजनबी और लाताल्लुक़। अम्मी चंद दिनों में बौखला गई। ईसा और ज़ेबा किसी दोस्त के यहाँ दावत में गए तो अम्मी के हाथ मूसा के कान खींचने का मौका आ गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी। वो इसकी प्लेट में सालन डालने की पड़ती रानिया को हाथ उठाकर रोकते हुए मुख्तसरन बोला और फिर अपने लिए खुद सालन निकाली। इन्होंने मूसा की हरकत नोट की। तो फिर मूड ख़राब होगा, इन्होंने तंज किया। मूसा ने ना समझने वाले अंदाज में देखा। ये क्या घर का माहौल बना रखा तुम लोगों ने? बड़ा है तो वो अपनी दुनिया में गुम हो गया। इधर तुम हो तो तुम्हें जैसे घर से कोई गर्ज ही नहीं। अस्पताल ही को घर बना लिया। माँ तो माँ, नहीं ना मेरी दुल्हन का भी कोई ख्याल नहीं। इसी का ख्याल तो घर आने से रोकता है। मूसा ने लब भेजे। भाई कहाँ है? इसके किसी दोस्त के यहाँ दावत थी, इन्होंने बताते हुए जतला भी दिया। एक वो है कि जिसकी दावतें ख़त्म नहीं हो रही हो, तुम मजाल है जो किसी दावत के लिए हामी भरी हो। पता नहीं क्या गलत फ़ैसला कर दिया मैंने। ओह अम्मी जान, ये तो बस चंद एमरजेंसी केसेस की वजह से
लगातार ड्यूटी देना पड़ी। एक डॉक्टर छुट्टी पर था, मगर अब आप बेफिक्र हैं, अगले 4 दिन बिल्कुल फारिग हूँ मैं। ले जाऊँगा आपकी बहू रानी को घुमाने। इसने जल्दी से अम्मी का गुस्सा ठंडा करने की सही की। लफ्ज़ बहू रानी में जो तंज छुपा था इसे रानिया ने शायद पा लिया। तभी एक निगाह मूसा के चेहरे पर डाली। अब तो इसके चेहरे पर अजीब सा बेगानापन नजर आता। ये दोस्त चेहरा किस कदर अजनबियों पर आया हो गया था, वो भी इस कदर करीबी रिश्ते बनने के बाद। अम्मी फ़ौरन गुस्सा भूलकर पुरजोश हुई। खुदा भला करे तुम्हारा, तो फिर अपनी खाला का गिला दूर कर दो। कल इस्लामाबाद का चक्कर लगा लो 4 दिन के लिए। तफरी भी हो जाएगी और अजरा अब्बा की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। कितनी मरतबा दोनों भाइयों की दावत की, मगर कोई नहीं पहुंचा। मूसा चेंबजीब हुआ। मुकम्मल छुट्टी थोड़ी है, बस अगले 4 दिनों में काम का बोझ कुछ कम और एमरजेंसी का क्या कभी भी आ सकती है। अल्लाह खैर करेगा। जिस डॉक्टर के हिस्से की ड्यूटी तुम देते रहे हो ना 4 दिन, वो तुम्हारी निभा लेगा। तुमने तो शादी करके भी महज 2.5 छुट्टियाँ ली थी। वो इत्मीनान से कहती मूसा का सुकून कारत करके। भला इन दोनों के माबैन ये हनीमून टाइप का ताल्लुक कहाँ से था कि इस्लामाबाद के रोमांटिक टूर पर जाते। नहीं नहीं, हम दोनों यही घूम फिर लेंगे। खाला की नाराज़गी दूर करने के लिए भाई और भाभी को भेज दें। वो बिदका वो तो कभी न टले, मगर शादी से लेकर अभी तक वो छुट्टियों पर छुट्टियां किए जा रहा है। प्राइवेट नौकरी है, बाबा का ऑफिस तो नहीं है कि कोई लात मार के बाहर ना कर देगा। इसे तो मैं भनक भी नहीं पड़ने दूंगी। वो कतियत से बोली तो मूसा ने बेख्तियार पहलू बोतला। खाला को मैं मना लूँगा अम्मी, मेरा हाउस जब मुकम्मल होने में 1 आध महीना रह गया, फिर फारिग हूँ, फिर लंबा चक्कर लगाऊंगा। हल्के फुल्के अंदाज में इन्हें मुतमिन करना चाहा, मगर इन्होंने इसी कतियत लहजे में कहा, मैंने कह दिया तो बस समझो पक्का हो गया। बाद में जितने लंबे चक्कर लगाना चाहो लगा लेना, मगर ये 4 दिन तो मैंने तय कर लिए हैं। चल तू 10 छुट्टियाँ तब मैं तेने भेज के रहेगी हूँ। या अल्लाह, मूसा का जीजा अपने बाल नोच ले। इसे संजीदगी से खाना खाती रानिया को खा जाने वाली नज़रों से देखा, मगर वह जानता था अम्मी की बात टालने का मतलब है इनकी नाराज़गी मोड़ देना। और इसी से बचने के लिए जिसने शादी के लिए हामी भरी थी, वो बददिली से रोटी का नवाला लुकमा तोड़ने लगा। सर्दी तो यहाँ लाहौर में भी काफ़ी है, मगर इस्लामाबाद में तो ऐसे ईमानों में सर्दी शुरू हो चुकी है। अपने खूब गर्म वाले कपड़े और स्वेटर जर्सियाँ रख लेना साथ। अम्मी खिलते लब लहजे में रानियों को नसीहत करके मूसा से मुखातिब हुई। वैसे अगर तुम चाहो तो इन 4 दिनों में मनी का चक्कर भी लग सकता है। मूसा खिज्जल होकर आ गया। हाँ, तब तो अजरा खाला नाराज़ नहीं होंगी ना। वो खसी आई। हाँ सच, चलो ठीक है फिर सही। मूसा सर झटक कर आ गया। दिल में वो खुद को कोस रहा था जिसने अगले 4 दिन के फरागत का यूँ बांगे दहल ऐलान किया कि कोई ओखरी में ही सर दे दिया। तो होर की इदा दियां गल्लां नहीं दसी दियां होंदियां किसी ने, स्पैशली जो थोड़ी बुढ़ी ना भी ना पाती होवे। बर्तन धोकर किचन समेटने के बाद वो कमरे में आई तो मूसा तकिए से टेक लगाई नींद दराज था। इस तरह भी अंदाज में मसलसल हिलने वाला पाँव इसके इस तरह की निशानदेही कर रहा था। इतना तो वो भी इससे जान गई थी। वो सफरी बैग लेकर अलमारी में से कपड़े निकाल कर इसमें रखने लगी। सादा से कपड़े रखना, हनीमून टूर नहीं है ये। कटीला सा लहजा। हनीमून टूर होता तब भी सादा ही रखती। वो बददस्तूर कपड़े तय करते हुए आराम से कहती मूसा का सब जबत आजमा गई। तुम मना भी तो कर सकती थी अम्मी को। वो इस पर झंझलाया। तुमने किया तो था, मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता। वो अपने मखसूस बेनियाज़ाना मूड में थी। वही मूड जिसमें आकर वो कभी ईसा रज़ा को खरे जवाब देती थी तो मूसा इसकी खूबी पुष्ट थपथपाता। मगर आज इसका ये मूड इसे तपा गया। इससे कम से कम मुझ पर ही बात वाज़ेह हो जाती कि तुम्हें मेरे साथ ऐसे टूर्स पर जाने की कोई हसरत नहीं। वो सुलग कर बोला। वो बैग की जिप बंद करते हुए सरसरी अंदाज में बोली, हो सकता है कि मुझे कोई इतराज़ ना हो। इसके अल्फाज ने जादू असर किया। खून की गर्म लहर मूसा के दिमाग में दौड़ उठी। वो उछलकर बेड से उतरते वो इसके मुकाबले आ गया। तो बैग बंद करके सीधी ही हुई थी, चटपिटा गई। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्यों एतराज़ नहीं। अजीब सा लहजा और इससे भी ज़्यादा अजीब अल्फाज। इस कदर करीब वो पहली बार खड़ा हुआ था, इतने करीब कि इसके कपड़े से उतरी और बेशन की खुशबू रानी के नथनों में घुस रही थी। मूसा ने इन घबराई वहशतज़दा आंखों को पहली बार इतने करीब से देखा। इन्हीं लम्हों में से महसूस हुआ कि इसकी आंखें चमकदार और शफाफ थी, और ये कि इसकी सभी पेशानी का हुस्न इसके बालों की सीधी मांग बढ़ा रही थी। और इस पेशानी और इन आंखों से थोड़ा ही नीचे अहमरी लब। मैं इस बंधन में अपनी मर्ज़ी से बंधी हूँ। इसकी गुर्बत से अगर वो ख़ाइफ भी थी तो इसने मूसा को अंदाज़ा नहीं होने दिया, मगर मूसा को 3 लम्हात में अपने हवास पर छाती महसूस हुई। बुरी तो वो मूसा को पहले भी कभी नहीं लगी थी, मगर पहले पसंदीदगी का पैमाना कुछ और था, और अब की ये गुर्बत। वो इसे अपने हवास से झटकना चाहता था। तभी तल्खी से बोला, क्योंकि तुम इस घर से जाना नहीं चाहती थी। वो चंद साने तो खामोशी। इतने अरसे तक मूसा अपना ज़ब्त आजमाता रहा। इसने खफीफ सी पलकें उठाकर मूसा को एक नज़र देखा, फिर बोली तो इसकी आवाज़ की लर्जिश मूसा से छुपी नहीं रह सकी। हाँ, ये सच है। मूसा खामोश था। इस मौजू पर कुछ भी कहना इसे अपनी तौहीन के मुतरादिफ लगता था, मगर इसके तासुरात एक ही सवाल पूछे थे, क्यों। इस घर में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी रहता था। वो शायद जता रही थी मूसा के बुरे रवैये को, मगर इसके अल्फाज ने मूसा को एकदम से ठंडा कर दिया। सारा गुस्सा, सारा उबाल लम्हा भर में पानी की झाग की मानित बैठ गया। वाकई कभी इन दोनों के माँ बहन बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, और वो इसे ईसा के टाइप की लड़की बनाने के लिए खूब खूब मशवरे दिया करता था। मगर इसे शादी की रजामंदी भी तो खुद ही दी थी, चाहे अपनी माँ का मान बढ़ाने को ही सही। वो तो इनकार करने की पोजीशन में था, फिर अब काहे का गुस्सा। वो बहुत ठंडा होकर पलटा और बिस्तर पर औंधे मुँह गिर सा गया। तकिया में मुँह दिया वो गैस सारी दुनिया से नाराज़ था। चंद लम्हों तक वैसे देखने के बाद रानिया सफरी बैग निकाल कर इसमें मूसा के कपड़े रखने लगी। मैंने तो ये आप नहीं समझ आ रहा।
ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਂਦ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं है किसी भी तरह ਦਾ, तो फिर सुती क्यों सी उस दिन। सुबह वो नाश्ते के बाद घर से निकले, मगर ईसा और ज़ेबा चुके उठे ना थे, इसलिए इनसे मुलाकात ना हो पाई। रात भी इतनी देर से आए, मैं तो सोने जा चुकी थी। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल के आए थे अंदर दोनों। अम्मी ने मूसा को पता है, फिर तो इन्हें हमारे प्रोग्राम का भी नहीं पता होगा। तुम आराम से जाओ, मैं बता दूंगी इन्हें। वैसे भी वो दोनों घर में टिके तो ही कुछ अता पता हो इन्हें, वो इत्मीनान से बोली, फिर मशवरा दिया। ईसा की गाड़ी ले जाओ, इतना लंबा सफ़र है। नहीं, शहर से में जाना होता तो और बात थी, शहर से बाहर, वो भी 3-4 रोज़ के लिए, इन्हें भी तो ज़रूरत पड़ सकती है। पीछे मूसा ने फ़ौरन ही इनकार कर दिया, फिर इन्हें मुतमिन किया। किराए की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ड्राइव खुद कर लूँगा। और अब इन्हें अम्मी की दुआएं समेट कर निकले। आधा घंटा हो गया था जब ज़ेबा जमाइयाँ लेती टेबल पर आ गई। अम्मी वहीं दोपहर के खाने के लिए सब्ज़ी बना रही थी। ईसा नहीं उठा अभी? भाई तो उठे थे, मुझे तो बात में इन्होंने नहीं जगाया। वो खफा सी थी शायद जल्दी उठाए जाने पर। नाश्ता करना होगा इसने, आज ऑफिस जाना था, अब तो काफ़ी लेट हो गए। वो नागवारी बल्कि बेजारी से बोली तो तेज़ कदमों से इस तरफ आता इज़्ज़त तंज से बोला, ये भी तुम्हारी मेहरबानी, 1.5 घंटे से अलार्म बज रहा था मगर तुम नहीं उठी। हाले तो तुझे चित्रो चित्री होनी, हाले तो शुरुआत हुई। जाना तुमने था, तुम उठते क्यों चाची जान? ज़ेबा ने इनकी हमायत चाहिए मगर वो खामोश हुई। अच्छा अम्मी जी मैं चलता हूँ, नाश्ता तो कर लो। ऑफिस में कर लूँगा, आज तो बॉस की डांट भी पक्की है। वो इनके सामने झुककर सर पर हाथ फिरवाते हुए बोला और साथ ही मुँह बसोरती ज़ेबा को देख के मुस्कुराए तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दी। नाश्ता बना दूँ तुम्हारे लिए? अब तो 10 बजने वाले। ईसा के जाने के बाद अम्मी ने पूछा तो बेदिली से बोली, अभी तो दिल नहीं चाह रहा। वो सर हिलाकर मटक छीलने लगी। इदां दियां तो बेड़ियां बट्टे आप आने वालियां होंदियां, सस्सां तो बाद दे विच पछतानियां बह के सिर ते हत्थ रख कर रोंदियां। मूसा और रानी नहीं उठे अभी? ज़ेबा को रानी दिखाई न दी, वरना मूसा तो इन लोगों के उठने तक अस्पताल जा चुका होता या फिर जाने वाला होता। उठे क्या? वो तो इस्लामाबाद के लिए निकल भी चुके। इन्होंने मटर के दाने प्याले में डालते हुए आराम से कहा तो ज़ेबा की नींद उड़न होगी। इस्लामाबाद यानी हनीमून? इससे सबसे पहला ख्याल यही है। हाँ मैंने कहा था प्रोग्राम बनाने को, कब से अजरा पर इसरार कर रही थी। इन्होंने बताया, इसरार तो हमारे लिए भी करती थी। ज़ेबा का लहजा आपो आप तीखा सा हो गया, जैसे इन्होंने महसूस भी किया तो नज़रअंदाज करते हुए आराम से बोली, अब सभी इकट्ठे तो घर से नहीं जा सकते ना, आज वो चले गए, कभी तुम दोनों चक्कर लगा लेना, बल्कि मैं भी इसी बहाने होंगी। ज़ेबा ने सर झटका और तमस्खर से सोचा, अब सास के साथ हनीमून पे जाऊँगी? इतने ही हालात ख़राब है ना मेरे। गाड़ी तो ईसा की लेकर गए होंगे, पता भी है हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर वही तीखा और हक जताता लहजा। अब की बार इन्होंने बाकायदा ज़ेबा की तरफ देखा, पुरगरूर और बड़ा अजनबी सा अंदाज था इसका। फिर नरमी से बोली, इतनी अक्ल तो है इसमें, किराए की गाड़ी लेकर गया 4 दिनों के लिए। बड़ी राजदारी से प्रोग्राम बनाया दोनों ने। इसकी मुस्कुराहट में तंज था जिसे वह खूब समझी। रात तुम दोनों लेट आए थे, वरना रात खाने पर ही प्रोग्राम बना था, और सुबह तो यूँ भी तुम देर से उठते हो। इनसे मुलाकात क्या हो पाती? इन्होंने अपने लबो लहजे को तल्खी से पाकी रखा। ज़ेबा की तबीयत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। इसकी माँ के साथ इन्होंने 12 साल गुजारे थे, और फिर बेटियाँ माँ का परतू होती हैं। अमूमन ज़ेबा भी माँ जैसी तबीयत की मालिक थी। पुत्र ने तेरे लगेगा पता, जड़ी माँ उत्ते सियाने लिया के बैठाई ना डैन चंडाल जी लैके आया ब्याह के। मीठा लाजमी बनाया करे चचा जान, मुझे तो आदत है खाने के बाद स्वीट डिश की। वो कहती हुई उठकर कमरे में चली गई। अम्मी को तासुफ ने घेरा। सास बैठी सब्जी बना रही थी और बहू ने एक मरतबा झूठे मुँह भी ना कहा कि मदद कर दूँ। इन्हें शिद्दत से रानी की याद आई जो अपने वलीमे वाले रोज़ भी खरीदारी से न चूकी थी। इनके दिल से बेसाख्ते इसके अच्छे नसीब की दुआ निकली। मूसा के तेवर इन्हें बदले में महसूस हुए थे, इसलिए बहाने से इन दोनों को मौका दिया कि करीब रहकर दोनों की दिलों की कदूरत दूर कर ली। इधर ज़ेबा ने कमरे में जाती माँ का नंबर मिला, इधर की सारी रिपोर्ट बिमा तबसरा देना शुरू कर दी। लाना तेरे थे। लाहौर से गुजरात तक का सफ़र तो ठीक ही गुजरा। मूसा ने बड़ी खामोशी से ड्राइविंग की और रानी जैसे लाहौर था इस्लामाबाद शहरी आबादी पर तहकीक करने के लिए मुसलसल खिड़की से बाहर का जायज़ा ले रही थी। मगर गुजरात से निकलते मौसम ने अचानक से पलटा खा लिया। लाला मूसा से जो हल्की हल्की फवार पड़ना शुरू हुई तो खारियाँ तक पहुँचने इसने मूसलाधार बारिश का रूप धार लिया। बस्ते दिसंबर में मौसम सरमा की पहली बारिश। मूसा को ड्राइविंग में मुश्किल हो रही थी। रानिया का दिल घबराने लगा, कहीं गाड़ी रोक दो। 2.5 घंटे की ड्राइविंग के दरमियान ये पहला जुमला था जो उसने मूसा को मुखातिब करके अदा किया। ऐसे तो कहीं भी नहीं रोक सकता ना। मौसम ख़राब हो रही थी, तेज़ बारिश में पता नहीं तुम विंडो स्क्रीन के पार कैसे देख रहे हो या अंदाजे से गाड़ी चला रहे हो। वो खफा सी बोली तो लबा लहजे में खौफ भी था। मूसा को देखते और हंसी आ गई। ये तो सही कहा तुमने, या अल्लाह। रानी ने लरस के इसे देखा। गाड़ी की रफ्तार कम थी और स्क्रीन पर वाइपर मुसलसल चल रहा था, मगर बारिश इतनी तेज़ थी कि पानी दबेस तय की सूरत में स्क्रीन पर चलने लगा। ऐसे मौसम को तो एंजॉय करना चाहिए। मौसम के बिगड़ने की परेशानी तो मूसा को भी हो रही थी, मगर शायद मौसम की तब्दीली ने इसका मूड भी कुछ तब्दील कर दिया था। वो तो घर में ना, बल्कि तुम्हें तो पता है मैं तो बिजली वगैरह चमक रही हो तो कभी कमरे से निकली नहीं। वो रवानी से बोली, चलो फिलहाल तो बिजली नहीं चमक रही। मूसा ने इसे तसल्ली दी, मगर जहलम पहुंचकर ये खैम ख्याली भी दूर हो गई। मौसम के तेवर बिगड़े तो बिगड़ते ही चले गए। गर्द चमक के साथ वो बारिश बरसी के मुसलसल वाइपर चलाने से भी विंडो स्क्रीन से पानी की धारें न हटती थी। मूसा से गाड़ी चलाना माहौल हो गया। इसने दराए जहलम के किनारे बने शानदार होटल ट्यूलिप की पार्किंग में गाड़ी रोकी।
रानी को देखा वो बाकायदा दोनों पाँव सीट पर किए घुटनों में मुँह दिया, यकीनन कुरानी आयत का वेट कर रही थी। इतनी नाजुक सूरत हाल के बावजूद मूसा को हंसी आने लगी। गाड़ी रुकने पर इसने सर उठाकर देखा। मूसा इसकी तरफ मतवज्जा था। खजालत के मारे इसने जल्दी से पाँव नीचे किया। मुझे डर लग रहा था कहीं बिजली न गिर जाए। खाने का भी टाइम हो रहा और इसी बहाने कुछ देर होटल में ठहर जाएंगे, शायद तब तक बारिश थम जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, पार्किंग में तो शेड भी नहीं है कि बारिश से बचा जा सके। स्याह बादलों की चादर को चीर कर चमकती कड़कती बिजली से खौफजदा होकर मिनमिनाई। कम मौन यार, अब खाना यहाँ आने से रहा। बाहर देखो, इतनी ठंड में भी लोग बारबेक्यू के लिए बैठे हैं। बाकी बारबेक्यू काउंटर के आगे बने गोल शेड के नीचे कितनी ही मेज़ें जिंदा दिलों से भरी हुई थी। मूसा की हिम्मत बंधाने पर वह मुश्किल गाड़ी से बाहर निकलने पर राजी हुई, मगर पार्किंग से लेकर होटल के दाखिली दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते वो दोनों काफ़ी भीग गए। पस्त कामत बारूदी डोर कीपर ने इनके लिए दरवाज़ा खोला और वो मूसा के साथ होटल के वसीओ अडीज हॉल में दाखिल हुई तो लड़खड़ासी की। मूसा ने बेसाख्ते इसका हाथ थाम कर सहारा दिया। इसी वक्त लंबे स्याह बालों वाली प्याली सी अटेंडेंट इनके पास आई और इन्हें अपनी मैयत में खाली टेबल तक ले गई। वहाँ पहुंचकर मूसा ने इसका हाथ छोड़ा तो वो कुर्सी पर बैठ के, एक तो पहली मरतबा होटल में आने का इत्तेफाक हुआ, ऊपर से बारिश ने भिगोकर हुलिया भी अजीब सा कर दिया था। हाल में हीटर की गर्माइश ने असाब को पुरसकून किया। मूसा वेटर को ऑर्डर लिखवा रहा था। इनकी नशिश शीशे की दीवार के पास थी, जहाँ से नीचे बहता दरिया झेलम साफ दिखाई दे रहा था। बारिश तो रुकती नहीं लग रही। मूसा की आवाज़ पर वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। इस्लामाबाद पहुंचने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो बोली। खैर, ऐसे मौसम में तो अब सफ़र हो भी नहीं सकता। वो कोहनियाँ टेबल पर टकाए हाल में मौजूद लोगों का जायज़ा ले रहा था। रानियाँ परेशान होने लगी। तो फिर क्या करेंगे, गाड़ी में रात गुजारनी पड़ेगी। मूसा को हंसी है। बेवकूफ़, अब इतनी भी क्या गरीबुल वतनी कि गाड़ी में रात गुजारनी पड़ जाए। तो ये कि यहीं खाना खाएंगे, यहीं रात गुजारने के लिए कमरा ले लेंगे, इत्मीनान से बोला। ओफ, वो ऐसे प्रोग्राम बना लिया इस लाहौर में, तो मतलब बिल्कुल साफ था। वो कोफत ज़रा सी बोली। ये जहलम है। मूसा ने इसे याद दिलाया तो वो गहरी सांस लेती कुर्सी की पुष्टगाह से टेक लगाकर बैठ गई। गीले कपड़ों और बालों की वजह से ठंड महसूस हो रही थी। मेरे ख्याल में पहले रूम बुक करवा लूँ, गीले कपड़े भी चेंज कर लेंगे, इसके बाद खाना खा लेंगे। मूसा ने इसे खुद में सिमटते देखकर तफक्कुर से बोला। जानता तो था कितनी नाजुक और मौसम की सख्ती इस पर कैसा बुरा असर डालती है। वो उठकर इस्तकबालिया की तरफ बढ़ा तो रानी की निगाह इसके साथ थी। इनकी खुशकिस्मती थी कि इस मसरूफ़ तरीन होटल में इन्हें कमरा मिल गया। ठंड लग रही है, छोड़ दो। मेरे भी लग गई सी ठंड। मेरा पुत्र ने आके वो उठा ली थी मेरी चादर। हीटर लगे कमरे के पुरसकून और हिद्दत में इस माहौल ने सर्द होते असाब को कदरे पुरसकून किया। मूसा गाड़ी में से बैग ले आया था। रानिया पहले कपड़े तब्दील करके आई, फिर मूसा ने कपड़े तब्दील किए। कपड़े तब्दील करके निकला तो रानिया बेडरूम चेयर पर हीटर के करीब बिछाए तौलिए के साथ बातों को खुश कर रही थी। मूसा ने अज़रा खाला को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बता दी और साथ ही अम्मी को भी बता दी। फ़ोन बंद करके वो पलटा तो छिटका। रानी शीशे की दीवार का पर्दा सिरकाकर बाहर झांक रही थी। इतनी सर्दी, स्वेटर तो पहन लो, सूसू करी हो। वो इसके पास आ खड़ा हुआ। रानिया का दिल एकदम से उछला। वो नीचे वसी लॉन के परे बहते दरिया जहलम को तारीकी में खोज रही थी। कमरे में तो ठंड नहीं, हीटर लगा हुआ। इसने बेपरवाही दिखाई, मगर फिर एक छींक और इसके बाद लगातार छींके। मूसा ने इसका बाजू थाम कर इसे अपनी तरफ मोड़ा। इतनी छींके किसी की याद करने से नहीं आती। चलो स्वेटर पहनो, कंबल में लेटो। रानिया को हंसी आ गई। अच्छे डॉक्टर हो तुम तो खुद मरीज़ा को डरा रहे हो, और फ़ायदा क्या हुआ भला घर वाले के डॉक्टर होने का। वो बेसाख्ता बोली, फिर सट पिटाकर मूसा को देखने लगी, मगर मूसा तो उसकी शफाफ हंसी के हिसाब में जकड़ा खड़ा था। अभी तो खाना खाने जाना, लेटने का टाइम नहीं है। रानी ने जल्दी से कहा तो यकलखती हवास में लौटा। इसका बाजू फ़ौरन छोड़कर पीछे हटा। हाँ खाना। वो खफीफ सा था, शायद अपनी बेखुदी पर। सर्दी काफ़ी बढ़ गई, खाना रूम सर्विस से मंगवा लेते हैं। वो इससे नज़र चुराते इंटरकॉम की तरफ बढ़। तुमने कोई ख़ास डिश मंगवानी है तो बताओ, वो पूछ रहा था। हाय, मैंने भूख लगी, मैंने कोई ख़ास डिश मंगा दे। नहीं, ऐसी कोई ख़ास तो नहीं। वो फिंगर फिश कहते कहते रुक गई, मगर इंटरकॉम पर ऑर्डर देते हुए मूसा ने फिंगर फिश का बतौर ख़ास ऑर्डर दिया। वो जानता था कि ऐसे मौसम में रानी को फ़िश बहुत पसंद थी। आधे घंटे के अंदर खाना इनके कमरे में था। छोटी सी मेज़ पर वेटर ने बर्तन सेट कर दिए। आधे घंटे तक ग्रीन टी ले आना, मूसा ने इसे कहा तो बस बात में सर हिलाता चला गया। तो उन्होंने रूम चेयर्स पर संभाल ली। रानी ने आदतन इसकी प्लेट में सालन निकालना शुरू किया, फिर एकदम से इसे देखा और सटपटाकर चम्मच डोंगे में रख दिया। मूसा ने भमेज गई। क्या हुआ? गोया से याद नहीं था कि इस दिन वो रानी को अपनी प्लेट में सालन निकालने से मना कर चुका। शायद तुम खुद डालना चाहो, वो कतराई भी बोली। डाल दो, मूसा कुछ रुक कर बोला। शायद इसे याद आ गया था, फिर आसान से बोला। शायद मुझे अपना दोस्ती वाला रिश्ता याद रखना चाहिए। लब भेजते हुए रानी ने दोबारा से चम्मच पकड़ा और इसके लिए सालन डालने लगी। तुम फिश लो, ठंडी हो रही है, मूसा ने इसे कहा तो वो बेदिली से मछली का टुकड़ा लेकर इसके नवाले तोड़ने लगी। मूसा ने नोट किया इसने बहुत बेदिली से खाना खाया। वेटर ग्रीन टी ले आया। तब तक वो दोनों खाने से फारिग हो चुके थे। खाने के बर्तन भिजवाकर इन दोनों ने चाय पी और इस दौरान मूसा की निगाह फटक फटक कर रानी के चेहरे की तरफ जाने उठी। तुमने खाना ठीक से नहीं खाया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो चाय का मग ले हाथ में लिए दूसरे हाथ की उंगली इसके किनारे पर फेरती गुमसुम सी लग रही थी। मूसा ने शायद इस मंजमत खामोशी से घबरा कर बात शुरू की तो बचाऊँ की। हाँ ठीक हूँ मैं। कोई मसला है? रानी ने एक शिकवा की ना निगाह इस पर डाली। वो तो मैं तो खुद शायद एक मसला बन चुकी हूँ तुम्हारे लिए। फीकी मुस्कुराहट के साथ इसका ये जुमला बहुत अचानक था। मूसा इस जुमले के लिए तैयार न था, गड़बड़ा सा गया।
गहरी सांस भरते हुए रानी ने दर्जीदा नज़रों से खामोश बैठे मूसा को देखा, जिसे शायद तुम कभी हल नहीं करना चाहते। मैं हल नहीं करना चाहता? वो जैसे सदमे की गिरफ्त में आया। शादी दिलों का सौदा होती है मोहतरमा, और मैंने तुम पर पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि दिल में कोई और निकाह में कोई और वाली ज़िंदगी मैं नहीं गुजार सकता। तो फिर तुमने ये शादी क्यों की? ख्वामखा का बोझ लाद दिया अपने सर पर। वो तलख होते हुए खाली मग इस पर रखने लगी। मूसा को उसके बाद बहुत चुभी। बाज़ात किसी प्यारे की खुशी की खातिर इन अनचाहे बोझ भी ढोने पड़ते हैं। तकिया ठीक करते रानिया के हाथ इसकी तलख नवाई पर ठिठके, फिर वो मज़ीद कुछ बोले बगैर स्वेटर उतारती कमर में घुस गई। मूसा का जी चाहा इसे कंबल से निकाल कर झंझोड़ कर रखते। इसकी पूरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके वो कितनी मुतमिन और पुरसकून थी, और इस पर मुझसे खुद पर कोई इल्ज़ाम लेने को भी तैयार नहीं थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास के साथ मूसा की आंख खुली। डिम लाइट में पहले तो उसे समझने में वक्त लगा कि वो कहाँ है कहाँ। दूसरे पल अपना दायां पहलू सुलगता महसूस हुआ तो इसने बेख्तियार इस तरफ देखा। रानिया इसके बिल्कुल पास थी और दायां पहलू सुलगने की वजह मूसा को फ़ौरन नहीं समझ में आ गई। इसने बउसलत होने के बल उठते हुए अपना हाथ रानी की पेशानी पर रखा तो वो दर हकीकत बुखार में चल रही थी। उफ़ खुदाया! वो मुतफक्कर सा उठ गया। अपना इमरजेंसी बैग वो साथ ही लाया था जिसमें ज़रूरियत भी आती वो हमेशा रखता था। इसे ख्याल आया जिस तरह रात भीगने के बाद वो छींक रही थी, इसे सर्दी की दवा दे देनी चाहिए। इसने लाइट ऑन की, अपना बैग निकाल कर रखा, एक टैबलेट और कैप्सूल निकाल कर पानी का ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए रानिया को शाने से पकड़ कर हिलाया। रानिया, रानिया उठो, ये मेडिसिन ले लो। बुखार की शिद्दत इसे बेसुध करी थी, पपोटे भारी और आंखें खुलने से इनकारी थी। मूसा ने इसे सहारा देकर उठाते हुए अपने शाने से टेक लगा कर बिठाया। ये मेडिसिन ले लो, शाबाश, बहुत तेज़ बुखार हो रहा तुम्हें। इसने मूसा की हथेली पर रखी मेडिसिन उठा ली। मूसा ने पानी का गिलास उठाया। रानी ने मेडिसिन मुंह में डाली तो इसने पानी का गिलास रानी के होंठों से लगा दिया। वो सारा पानी पी गई। और पानी चाहिए? मूसा ने पूछा तो इसने नफ़ी में सर लाया और इसके शाने से सर टका दिया। ज़रा सी मशक्क़त से थकावट महसूस होने लगी। वो शायद फिर से सो गई। मूसा ने ज़रा सा झुक कर इसका चेहरा देखा। इसके शाने से टेक लगाए वो दुनिया माफिया से बेखबर थी। मूसा के हवास जागने लगे। बिल्कुल अभी भी इसने रानी के बालों से उठती किसी अच्छे से शैम्पू की खुशबू महसूस की थी। इसका ख्याल आया कि इसका एक बाजू रानी की कमर की गिद्दी से सहारा दिए हुए था और ये कि वो बेसुध सोई हुई मूसा के हवास को बेदार कर रही थी। इसके हाथ ने बेख्तियार रानी के बालों में सरसराने और इन्हें संवारने की ख्वाहिश की तो किसी अनहोनी के खौफ में घिरते हुए मूसा ने अपना सहारा हटाते हुए इसे तकिए पर लिटा दिया और ख़ुद फ़ौरन वहाँ से उठा और गहरी सांस भरते हुए जैसे अंदर की कसावत को ख़त्म करने की सही की। फिर चेहरा मोड़कर रानी की तरफ देखा। शरई रिश्ता और दिल की सरकशी, वो एक जंग किसी कैफियत में था। एक पल्ले में अना थी तो दूसरे में सरकशी। मगर अना का वज़न ज़्यादा निकला। लाइट ऑफ करके वो सर झटकता खिड़की तक और पर्दा हटाकर बाहर घूरने लगा। नीचे लॉन में लाइट्स ऑन थी और इनसे परे नीचे बहता दरियाए जहलम बहुत से और सर्द लग रहा था, इस अंधेरी रात की तरह। कितनी देर वहाँ खड़ा रहने के बाद जब सर्दी से इसकी टांगें जमने लगी तब वो मजबूरन वहाँ से हटा और आकर अपनी जगह पर लेट गया। नरम गर्म कंबल ने इसके अंदर एक सुकून नाम और एहसास पैदा किया। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। सुबह भी रानिया का बुखार नहीं उतरा। वापस आ जाओ तुम लोग, ऐसी ख़राब तबीयत लेकर किसी के घर आ जाना, आपस से माजत कर लेना। अम्मी को फ़ोन करके बताया तो उन्होंने फ़ौरन कहा। रानिया शर्मिंदा सी थी। आई एम सॉरी। मूसा ने भवें चुका कर इसे देखा। किस बात का? मेरी वजह से तुम्हारा प्रोग्राम ख़राब हुआ, इसने वजाहत दी। हाँ, वो तंजन हंसा। मैं तो शुक्र करूँ कि बिला वजह दूसरों के सामने अदाकारी करने से बच गया। लम्हा भर इसे नासमझी की कैफियत में देखने के बाद इसके मुकाबले आ खड़ी हुई। कैसी अदाकारी? मूसा ने सुलग कर इसे देखा। भाई खुशबाश मियाँ बीवी, खूबसूरत ज़िंदगी वगैरह वगैरह। वो इसी अंदाज में बोला। हमारे दरमियान जो रिश्ता इस्तवार है वो शरई और हकीकी है। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोली जैसे इसे जता रही हो, मगर इसकी जो हकीकत है वो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। वो सुलगा। मूसा, तुम सिर्फ ये बता दो कि मुझसे क्या चाहते हो। वो थक गई थी, इसकी आंखें झिलमिला उठी। दोस्त अजनबी बन गया था। तुमसे? इसने जैसे बड़ी हैरत से रानी की तरफ इशारा किया, फिर इस्तेज़ा से बोला, क्या है तुम्हारे पास? खालिस जज्बात, अनछुए एहसासात और सच्ची मोहब्बत? क्या है इसमें से तुम्हारे पास? इसकी बेयकीन आंखों में गुस्सा उतरा है। तो क्यों नहीं कर ली किसी ऐसी लड़की से शादी? अगर मैं तुम्हें इस हैसियत में कबूल नहीं थी तो क्यों मुझे इस जिंदान में घसीटा तुमने? इसकी आवाज़ में भीगापन उतरा। एक तो तबीयत पहले ख़राब सी, ऊपर से ये गुस्सा जज्बात है जिसका वजूद कपकपाने लगा। कर लूँगा, यकीनन करूँगा, क्योंकि मैं समझौते की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, हरगिज़ नहीं। बस सफाकी से बोला। रानी लड़खड़ासी की, बेख्तियार हाथ बढ़ाकर बेड का सहारा लेने की कोशिश की, मगर बेड दूर था। वो गिरने को थी कि शायद चक्कर आ गया था। मूसा ने बेख्तियारी से सहारा दिया तो इसकी बाहों में लहरा गई। इतनी ठंड में भी इसकी पेशानी पर पसीना चमक उठा था। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे करीब आना भी पसंद नहीं करती। इसकी मज़ाहमत कमज़ोर तरीन थी और आवाज़ में न कहा तो आंसुओं की नमकीनी। मूसा इसका शौहर ही नहीं, डॉक्टर भी था। रानी की हालत फ़िलहाल इसे कान बंद करे रहने पर मजबूर करने लगी। इसे संभाल कर बेड पर लेटाया। थोड़ा रेस्ट करो, अभी मैं इस्तकबालिये से होकर आता हूँ। आज चेकआउट करना है, वापस लाहौर चलते हैं। वो संजीदगी से कैद अपनी जैकेट पहनकर कमरे से निकल गया। रानी की आंखों से आंसू बहने निकले। तो अब तुम मुझे मोहब्बत करने की सज़ा दोगे मूसा रज़ा? अम्मी ने इसे हाथों हाथ लिया। खुद इन्हें भी हल्की सी हरारत हो रही थी, मगर वो रानी के मतलब तशवीश में मुब्तला थी। अब तो ठीक हूँ मैं। वो ज़ेबा से मिलकर सोफ़े पर अम्मी के साथ आ बैठी। हाँ ठीक हो, रंगत पीली पड़ रही है तुम्हारी। एक रात के बुखार ने निढाल कर दिया। हमसे मिलने क्या, अब जाके आराम करो।
अम्मी ने मोहब्बत से कहा। ज़ेबा ने तमस्कराना अंदाज में सर झटक कर रुख टीवी की तरफ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। ईशा हशाश पर आशा अंदर दाखिल हुआ। मूसा की नज़र बेख्तियार रानी की तरफ उठी। वो सोफ़े की पुश्तगाह से टेक लगाए सुस्त सी बैठी थी। ईसा को देखकर सीधी हो बैठी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ईसा इससे मुखातिब था। मूसा का रवा रवा आंख बन गया, समात बन गया। वो ईसा से बात करी थी, आम सी बात हुई खैर खैरियत, मगर मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम जाओ जाके आराम करो। इसने बमुश्किल अपने लबो लहजे को काबू में रखते हुए रानी से कहा। तो अम्मी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तो वो खामोशी से मूसा पर अचटती निगाह डालती उठकर चली गई। बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया तुम लोगों का हनीमून। ज़ेबा ने मूसा को दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ मुखातिब किया। तो अम्मी तासुब से सर हिलाती उठकर चली गई। मूसा पुरसकून होकर सोफे पर फैल कर बैठते हुए अपने मखसूस अंदाज में बोला, यह तो ट्रेलर था, हनीमून के लिए तो वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। ज़ेबा का दिल जलकर कबाब हुआ। बेसाख्ता ईसा को घूरा। सुन रहे हैं? और आप 2 हफ्तों के बाद ऑफिस ज्वाइन कर बैठे हैं क्या यार तुम भी? ईसा ने भाई को ज़रा सा घूरा, फिर ज़ेबा को समझाने लगा। इसका कौन सा वीज़ा लग गया वर्ल्ड टूर का? मुँह से कह रहा ना, तुम अभी बस कानों से सुन लो। ईसा की बात सुनकर इसने मुँह बनाया। इसके दिल में ख्वाहिश तो है ना, तुमने तो कभी ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की। एक तो तुम औरतें होती बड़ी नाशुक्री हो। क्यों मूसा? इसने तासुब से ज़ेबा को घूरते हुए भाई से पूछा। तो वो छाने चटक कर उठ गया। पता नहीं, मेरा अभी तक किसी नाशुक्री औरत से पाला नहीं पड़ा। वो कहकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। ये औरत किससे कहा है तुमने? अपने पीछे से ज़ेबा की जल चलाती हुई आवाज़ सुनाई। क्या मतलब, तुम औरत नहीं हो? लड़की भी तो कह सकते थे। गोया नाशुक्री पर कतन कोई इतराज़ नहीं। ईसा ने गहरी सांस भरी। मूसा हंसीदबाज अपने कमरे में घुस गया। ईसा अब हालत है, शुरुआत हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तन दस्से के आगे जाके तेरी पसंद, नाम ने हाथ पसंद। अगले रोज़ से घर की तमाम जिम्मेदारी फिर से रानी के कंधों पर आ गई। अम्मी का जोड़ों का दर्द तेज़ हुआ तो वो बिस्तर पर ज़्यादा वक्त सिर्फ करने लगी। नाश्ता। मूसा को अस्पताल से देर उठती, वो कुर्सी घसीट कर बैठा और किचन की तरफ मुँह करके हाँक लगाई। मगर 5 मिनट गुजर के नाश्ते की कोई सूरत हाल न बनी तो वो किचन की तरफ बढ़ा। वहाँ रानी हमेशा की तरह नाश्ता बनाने में जुटी थी। मूसा ने देखा नाश्ते की तैयार थी और रानी तेरी से प्याले में अंडे फेंट रही थी। मूसा ने आगे बढ़कर ट्रे उठा ली। अरे नहीं, ये तुम्हारे भाई साहब का नाश्ता, तुम्हारे लिए तो अभी बना रही हूँ। वो जल्दी से कहकर अंटों का मेज़ा फ्राई पैन में अंडेलने लगी। मूसा ने ट्रे काउंटर पर पटकी, मगर अंदाज की अंदर की उठा पटक फिर भी कम नहीं। मेरे लिए बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम जिनकी खिदमत में जुटी हो इसी में मसरूफ़ रहो। सुलगता ले जाए। इन्हें जल्दी ऑफिस जाना था मूसा। वो इसके गुस्से से घबरा गई। इनकी अपनी एक अदद बीवी भी है मोहतरमा। इसने दांत पीसे। वो सॉरी, इन्होंने किचन में आकर मुझसे खुद कहा है नाश्ते के लिए, तो क्या मैं मदद कर देती? वो बुरा फरोख्ता हुई। हाँ कर देती। वो यूँ गुस्से में जिन बुना इसके ऊपर चढ़ दौड़ा। पहले भी तो मैं ही बनाती थी। वो इसे इतने गुस्से में देखकर मन बनाई। तब तुम मेरी बीवी नहीं थी। मूसा की ज़ुबान फिसली। तो अब क्या मुझे इनके लिए नाश्ता नहीं बनाना चाहिए? तुमसे शादी के बाद क्या मुझे इनसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए? वो मुतहैयर थी या दुखी, मूसा को समझ नहीं आई। हाँ, मगर इसके अल्फाज ज़रूर तब आ गए। तुम सिर्फ घर के काम करो, इनके कामों के लिए इनकी बेगम आ चुकी है जो माहिर अमूरा खानादारी है। मूसा ने सुलग कर कहा। तो रानी को गुस्सा आने लगा। तो खुद क्यों नहीं कह देते इनसे कह देते कि अब इसकी बात आती थी कि मूसा ने इसे दोनों शानों से थाम कर हल्का सा झटका दिया। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। वो साक्षी लम्हा भर इसकी आंखों में देखती रही, फिर आसान से बोली, इतने दिनों से सिर्फ तुम्हारी तो सुन रही हूँ। मूसा ने बहुत पास से इसके अहमरी लबों की हरकत देखी। निचले लब के पास वो स्याद तिल। क्या वो पहले भी इतना खूबसूरत लगता था? मूसा का जहन भटका, फिर वो चौंका। शायद रानी कुछ कह रही थी। आमलेट जल रहा है मूसा। वो करंट खाकर पीछे हटा। मूसा प्लीज़ नाश्ता तो कर जाओ। इसने अपने पीछे रानी की मिन्नत भरी आवाज़ सुनी, मगर इसके कदम नहीं रुके। क्या जादू लड़की है ये? कैसे अपनी तरफ खींचती कि मैं शौरी तौर पर इससे नफरत करना चाहता हूँ, लाशौरी तौर पर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ जा रहा हूँ। नहीं है, शायद ये महज एक पुरकशिश वजूद के करीब पाकर भटकने का एहसास है और बस। वो तमाम रास्ता अस्पताल पहुँचने तक इन्हीं सोचों की जद में रहा। मूड की खराबी रात वापसी तक बरकरारी। रानियाँ खाना खाते हुए इसे मुसलसल नोट कर रही थी। ईसा और ज़ेबा को खाना लगाने के बाद बुलाने के लिए भी रानिया को जाना पड़ा। पता नहीं इन दोनों के तौर तरीके कब बदलेंगे। एक ही दिन की ब्याही दुल्हन है, मगर ज़ेबा का तो नई दवेली दुल्हन वाले चौंचले ख़त्म नहीं हो रहे। अम्मी को रोज़ का तमाशा और रानी की ड्यूटी पसंद नहीं आ रही थी। रानी के पीछे वो दोनों भी चले, गोया खाना लगने का इंतजार था। क्या क्या पका है आज? ईसा ने शौक से डोंगों के ढक्कन उठाकर दोनों सालन चेक किए। खुशबुएं उड़ाते गर्मा गर्म पुलाव की डिश सामने रखी थी। वाह, इसका अंदाज तो सीफी था। मूसा ने रानिया को मुस्कुराते देखा तो कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गया। भाई ज़ेबा, तुम भी मौका दो हमें वाह वाह करने का। ईसा तो बहुत तारीफ करता था तुम्हारे हाथ के पके खानों की। अम्मी ने तरीके से लाइन पर लाना चाहा। ग्लास में पानी डालती हुई ठिठकी। अच्छा हाँ भाई, ज़ेबा के हाथ में भी बहुत जायका। ईसा ने खुश दिली से बीवी की तारीफ़ की। आपने कब मेरे हाथ का बना खाना खा लिया? ज़ेबा ने तीखे अंदाज में ईसा को देखा। शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी गया तकरीबन खाना खाकर ही लौटता था। वो ज़ेबा लंबा सांस खींच कर मुस्कुराई। वो सब तो बाजार से आता था। वो इत्मीनान से अपनी प्लेट में पुलाव निकाल ली थी। ईसा ने इन तीनों को एक नज़र देखने के बाद ज़ेबा से कहा, ताईजान ने तो यही कहा कि तुम्हें कुकिंग का बहुत शौक है। माओ का क्या है, वो तो दुनिया भर की अच्छी बातें अपनी बेटियों में भर देती है। मुझे तो अलिफ पे नहीं आती खाना पकाने की, कहाँ वो इतनी मुश्किल डिशेस तैयार करना। लो जी, ज़ेबा जी तो हाथ झाड़ के एक तरफ हो गई। अब ईसा की खजालत काबिल दी थी। पहला चित्तर पै गया ईसा ने, बल्कि पहला की दूजा तीजा बजे। चलें कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाएगा। रानी ने खुश दिली से कहा। खैर मुझे देखे चढ़ाने का कोई शौक़ नहीं, होटल में तो भी तो हम जैसों के लिए बने।
इसने तेवरी चढ़ाते हुए गोया बात ही ख़त्म कर दी। रानी गहरी सांस भरती अपनी प्लेट पर झुक की, जबकि अम्मी मूसा की ईसा की तरफ उठी निगाहों में तासुब था, हमदर्दी। वो भी चोर सा बनकर खाने की तरफ मतवज्जा हो गया। खाने के बाद ज़ेबा हस्ब आदत अपने कमरे में टीवी के आगे विराजमान होगी, जबकि रानी ने बर्तन समेटने के बाद चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। सबको ग्रीन टी के मग थमाकर मूसा को ढूंढती ऊपर बालकनी पर चली। अब वहीं सीढ़ियों पर बैठा जाने के सोचते हुए मिला। चाय, इसने मग मूसा के सामने किया। इसकी क्या ज़रूरत थी? वही रूखा फीका लहजा। दोस्ती के दावे करने वाला मुकरने में भी जल्दी कर गया था। रानी ने यूं ही मग बढ़ाए रखा तो इसे थाम नहीं पड़ा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो अपना मग थामे से इजाज़त मांग रही थी इसके पास बैठने की। तुम्हारा अपना घर है, इसके लिए तुम्हें किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मूसा ने हाथ से इधर बैठने का इशारा करते हुए संजीदगी और रखाई से कहा। वो इससे थोड़े से फासले पर बैठते हुए फीके लहजे में बोली। वक्त और हालात इस कदर बदल चुके हैं कि पहले और अब के इख्तियारात पर एतबार नहीं रहा। एक नज़र से देखकर वो सर झटकते हुए ग्रीन टी के घूंट लेने लगा। खुश रंग वो खुश जायका चाय ने इसके असाब को इस सर्दी में बहुत लुत्फ़ दिया था। इसके मूड पर अच्छा असर पड़ा। हम ऐसे कब तक ज़िंदगी गुजारेंगे मूसा? इसकी कुछ भीगी कुछ नमकीन से आवाज़ मूसा को ठटका गई। इसने दोनों हाथों से मग को मजबूती से थाम लिया। वो इस जादूगरनी के चेहरे को नहीं देखना चाहता था। ये तो तुम्हारे सोचने की बात है। इसने अपना लहजा रूखा ही रखा। तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो मूसा? मोहब्बत करने की ना। रानी के आंसू बह निकले। यूँ फ़कीरों की तरह इतराफ़ करने से ज़िल्लत का शिकार कर रहा था, मगर बात के बिना चारा भी नहीं था। तुम सब जानती हो। इसने दांतों पर दांत जमा लिए। तो फिर 2 ज़िंदगियाँ मत तबाह करो, मुझे बर्बाद होने दो। तुम जिसे पसंद करते हो इसे शादी कर लो। वो बेआवाज़ आंसू बहाती बड़ी बहादुरी का मुजाहरा कर रही थी। मूसा ने बेसाख्ते इसकी तरफ देखा। वो इसी की तरफ चेहरा मोड़े हुए थी। मूसा को अपनी तरफ मतवज्जा पाकर नज़र चुराए अपना मग ऊपर वाली सीढ़ी पर रखने लगी। मैं किसे पसंद करता हूँ? वो पूछ रहा था। वही जिसके दिल में रहते हुए तुम निकाह वाली को बसा नहीं सकते। वो मूसा के अल्फाज दोहरा रही थी। इसे झटका सा लगा, गोया सारा इल्ज़ाम मूसा के सर धर दिया। हम कभी बहुत अच्छे दोस्त हैं मूसा। इसी दोस्ती के पेश नज़र मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तुम अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करो, मैं खालाजान के सामने तुम्हें सपोर्ट करूँगी। रानी ने इसे यकीन दिलाते हुए अपना हाथ इसके हाथों पर रखा तो इसके सर्द उंगलियों की ठंडक मूसा को अंदर तक उतरती महसूस हुई। अपना मग रखते हुए मूसा ने इसका जायज़ा लिया तो वो लीलन के सूट पर महज एक स्वेटर पहनी हुई थी। इतनी ठंड में बिना गर्म शॉल के महज शाने पर दुपट्टा लटकाया, जो आधा इसके शाने पर और आधा सीढ़ी पर था। वो इस सर्द सीढ़ियों पर आ बैठी थी। मूसा ने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया, सर्द पोरों वाला बेहद ठंडा हाथ। इतनी सर्दी में ऊपर क्यों आई हो? गर्म शॉल ही ले लेती। पता नहीं क्यों इस लम्स से वो बेबस होने लगा। तुम भी तो इतनी सर्दी में बैठे हो। वो न जाने क्या जताना चाहती थी। मूसा ने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में भींच लिया जैसे इसे गर्मा रहा हो। अभी बुखार से उठी, नीचे चलो फिर बीमार पड़ोगी। वो बेहद नरमी से कह रहा था। अच्छा है ना, आसानी से तुम्हारी जान छूट जाएगी। वो पता नहीं हंसी थी या रोई थी, मगर मूसा के दिल को कुछ हुआ। इसे लगा कि ये लहदा इसके दिल में गड़ा हुआ, जब भी तो इसकी नरमी गर्मी इस शिद्दत से दिल पर असर अंदाज हो रही थी। रानी ने अपना दूसरा सर्द हाथ भी मूसा के हाथों पर रख दिया। तुम चाहो कोई भी फैसला करो मूसा, मगर मुझे अपना दोस्ती रहने देना। इसका मुल्तजियाना लहजा, कुछ अजीब सी बात थी इसकी बातों में, इसके लहजे में कुछ तन्हाई और कुछ इसका कुर्ब। मूसा रज़ा को लगा हर चीज़ पर वही छाई हुई है। बहुत बेख्तियार अंदाज में इसके गिर्द अपनी मजबूत बाहों का हसार बांधते हुए इसे लगा फ़कत यही हकीकत होगी, मगर चंद पल की बात ही। यकलख्ती से लगा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो, एक ऐसी लड़की जिसके भाई से वो एकदम से उठा और रुके बगैर नीचे जाने वाली सीढ़ियों से उतर गया। रानी बेयकीनी से इसकी पुष्ट देखती रही। मूसा जाकर टीवी के सामने बैठ गया। अम्मी सोने चली गई तो वो चैनल्स बदलने लगा, मगर ध्यान सारा सीढ़ियों की तरफ था। रानी अभी तक नीचे ना आई थी। इसने अपना पसंदीदा टॉक शो लगाया और जहन को इधर लगाने लगा। इसे याद आया कि वो सर्द मौसम में बिना गर्म कपड़ों के सर्द सीढ़ियों पर बैठी थी। इसने 3 मरतबा मुझे क्या कहकर खुद को बेहिस बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर फिर भी ध्यान के सिरे पलट के इसी से जुड़ते तो वो टीवी ऑफ करके उठा। बेवकूफ़ लड़की। दांत पीसता वो तेजी से सीढ़ियाँ फलांगता टेरेस पर आया तो मंचमंद मुजस्मे की तरह वहीं सीढ़ी पर बैठी थी, जैसे वो छोड़ के गया था। रानिया, वो तेरी से इसकी तरफ बढ़ा, इसे शानों से थाम कर उठाया। वो सर्द थी, बेहद सर्द। रानिया पागल हो तुम, मरना चाहती हो? मूसा ने इसे झंझोड़ा तो अब तक जो बर्फ़ के मंजमद मुजस्मे की मानद बैठी थी इसकी कुरब की आँच पाते पिघल गई। हाँ, मर जाने दो मुझे, क्यों बचाने आ जाते हो? बार बार क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या रिश्ता है मेरे तुम्हारे दरमियान? एक झटके से अपना आप छुड़ाते हुए फट पड़ी थी। मूसा शिश्तर था। रानिया, मूसा प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वो कपकपा रही थी, सर्दी से इसका पूरा वजूद लरस रहा था। अभी तुम हवास में नहीं हो, नीचे चलो फिर बात करते हैं। मूसा ने बदिक्कत तमाम अपने लहजे को मुअत्तल किया, वरना जी तो चाहता एक थप्पड़ लगाकर इसका दिमाग ठिकाने लगा दे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जो गलती मैंने की इसकी सज़ा भुगत रही हूँ यहाँ बैठकर। वो शोला बार लहजे में कहती कोई और ही रानियाँ थी। इस डरपोक और सीधी सादी रानियों से मुख्तलिफ, जिसे ईसा के मुकाबले लाने की टिप्स वो इसे दिया करता था। तुम महज मुझे अजियत दे रही हो रानिया, और बस। इसकी आवाज़ में भी गुस्सा उतरा है, शायद अपनी बेबसी के एतराफ़ पर कि वो रानियों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मूसा रज़ा? अव्वल शब से तुम मुझे मेरी औकात याद दिला रहे हो, मुझे मेरी मोहब्बत के ताने दे रहे हो, मगर शायद तुम ये भूल गए कि मुझे इस राह पर लाने वाले तुम ही थे, वरना मैं तो मोहब्बत की हिज्जों से भी नावाकिफ़ थी। इसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। और तुम क्या मुझे मेरी औकात याद नहीं दिला रही? अव्वल रोज़ से तुम इसी के पसंद के रंग में पहनती आ रही हो। क्या एक पल भी तुमने मुझे भूलने दिया कि तुम मेरी नहीं हो?
इसने दांतों पर दांत जमाए थे। रानी ने रोना भूलकर तहैयर से देखा। इसकी किसकी पसंद के रंग पहनती हूँ मैं? वही जिसकी मोहब्बत में तुमने खुद को सरता पा बदल लिया। वो सुलग कर बोला, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है मूसा रज़ा, और वरना तुम जानते हो ये तेज़ रंग मुझे जहर लगते हैं। तुमने तो मुझे ज़ेबा जैसा बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें ये रंग पसंद है। वो जज्बातियत से कहती फिर से रो दी। मूसा शशतर था, लगा कुछ गलत सुना शायद। मुझे मेरी पसंद के रंग? मैंने कब कहा तुमसे? इसे लगा कुछ गलत हो रहा है या हो चुका है। तेरी से पूछा, शादी से पहले क्या तुम मुझे अपनी पसंद नापसंद नहीं बताया करते थे? ये पहनो, ये खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ ना जाओ, ऐसे बात करो, और मैं बेवकूफ़ खुद को तुम्हारी पसंद में ढालती चली गई। ये जाने बगैर के लड़के कितने धोखेबाज होते हैं। मेरी पसंद? खटाक से मूसा के दिमाग की खिड़की खुली। उफ खुदा, मैं इसे भाई के लिए पटाता रहा और ये मेरे लिए? लड़के सिर्फ धोखेबाज नहीं, बेवकूफ़ और गधे भी होते हैं। वो एकदम से बोला तो रानिया की आवाज़ और आंसू दोनों को ब्रेक लगी। तुमने किससे मोहब्बत की थी? वो 2 कदम आगे बढ़ा। बेवकूफ़ी की थी, माफ़ कर दो। मुझे क्या पता था कि फ्लर्ट कर रहे हो तुम मुझसे? मैं तो खुश थी कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही मेरा शरीके सफ़र होगा। इसकी आवाज़ भर आ गई। इधर मूसा अब भी शौक था। हैरत, बेयकीनी, खुशी, कितने जज्बात यक वक्त पर इस पर तारी थे। तुमने मुझसे मोहब्बत की थी? इसे बाजू से थाम कर झंझोड़ा। वो रोहांसी होगी। हाँ, तुम जैसे संग दिल से, गलती होगी, माफ़ी दे दो। उफ खुदाया, वो दफ्तर चेहरा ऊपर करके हंसी। और मैं बेवकूफ़ समझता था कि मैं बड़ी कामयाबी के साथ तुम्हें ईसा रज़ा के लिए पटा रहा हूँ। क्या मतलब? रानिया बेसाख्ता चीख उठी। तुम मुझे ईसा के लिए? ओए, दिल खुश कर देता कुड़िए। मूसा ने इसे बाजू में भर के घुमा डाला। मूसा? वो बेयकीन थी। आई लव यू, रियली आई लव यू। मैं तो ये सोच सोच कर सुलगता रहा कि मैं अपनी बेवकूफ़ी से तुम्हें ईसा रज़ा से मोहब्बत करवा चुका हूँ। शुक्र है खुदा का। वो खुश था, बेहद खुश। और रानिया, इसका वजूद तो जैसे एकदम हल्का फुल्का हो गया था। और जो तुमने इतने दिनों मुझे सताया रुलाया, हर हिसाब बड़ी मोहब्बत से चुकाऊंगा जाने अजीज़। वो धीमी आवाज़ में बोला तो सर्द हवा में रानिया के कुल कुल करती न रही हंसी गूंज उठी। मूसा इसे बाहों के घेरे में लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। खुशियाँ इनकी मुंतज़िर थी और खुशकिस्मती इनके पीछे। जी तो गाइस, ये हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा नावल? अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। नावल नेम है तेरे हमरा चलना है। मैं 1 मिनट की लिखा है नावल नाम, तेरे हमरा चलना है। तेरे हमरा चलना है, इफ़्फ़त सहर ताहिर का ये नावल है। तो आज हमने मका लिया। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आप कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन हम इसको वो करेंगे, वीडियो को एंड करेंगे। सना हबीब, ब्यूटीफुल एंटरटेनिंग, सबसे बड़ी साफ़ सुथरा था। आई लाइक इट। अच्छा जी। फ़नी समीर, वीडियो बहुत पसंद भी आई है और चुटकी आप भी पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान, नाइस। सहर आतिफ, इंटरेस्टिंग नावल, 2 एपिसोड डेली बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं आपका हर नावल सुनती हूँ। गुड जॉब, आई लाइक योर नावल एंड आल्सो योर वॉइस स्टाइल। थैंक यू वेरी मच सहर। इसी तरह सुनती रहें और इन्जॉय करती रहें। मलिक सबा का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम, लास्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। स्टार्टिंग वाले सीन में आधे लोगों ने अच्छा तंग किया, सफियान को, साथ में मोहित को भी शामिल कर लिया उन लोगों ने। आतिर फाखर को सैट रहता सी, लेकिन जो फड़े जाते थे फिर उन्होंने भी समझ नहीं आती सी कि असी जेने को किद्दां बचीए। बेचारी गौसिया, उससे कितनी फ़िक्र थी मोहित की नाराज़गी। वो नशरा लोगों से पूछ रही थी क्या करूँ, ये परिवेश का बाप सच में बुरा इंसान था। फिर तो अस्करीम ने उसके साथ अच्छा किया। बेचारी परी, कितना दुख हुआ था उसको अपने बाप के बारे में सुनकर। यार वो बात ठीक है, लेकिन इसमें परिवेश की क्या गलती थी? इसलिए मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ कि अस्करीम ने अच्छा किया। अस्करीम ने मारी चवल तो बगैरती मारी उन्हें, क्योंकि परिवेश तो इनोसेंट थी ना। वो कितना रो रही थी। शुक्र है अस्करीम ने पहली बार उससे बच्चे से बात की, वरना तो हर वक्त गुस्सा ही करता रहता है। गौसिया ने माफ़ी मांग ली मोहित से, उनके बीच सब ठीक हो गया। या सफियान आहो मसा मसा ही मंगी, मोहित ने कहा कि माफ़ी मंगवाई है। नहीं तो चुन्नी काकी तो बेचारी ना उन्हें के मैंने ना फैर ना मार दे। वो अपने भाई के बारे में क्या सोच रहा था? आदिल को कितना दुख हुआ उसकी बातों से। नशरा को भी, बस सफियान भी चित्तर वजन वाले सी हुई, जोड़ा 5 नंबर चित्तर नहीं होना जेल का वो वाला। कम से कम थोड़ा तो सोच लेता वो। एंड पर उसने और नशरा के बीच में सब सेट हो गया। उसने माफ़ी मांग ली नशरा से। ये उम्र के साथ बहुत अच्छा, ये उम्र ने साथ बहुत अच्छा किया। अच्छा वाह, अब कैसे बोल रहा था कि मैंने सब हासिल कर लिया, लेकिन नशरा ने अच्छा किया उसके साथ। आहो कोई शरीर रिश्ता नहीं सी तो फिर उम्र में उठेगा ही मिलना सी। ओवरऑल नावल बहुत इंटरेस्टिंग था। अल्लाह आपको खुश रखें हमेशा, आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। नौरीन, गुड नावल, ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू वेरी मच नौरीन। खदीजा नजीब हैदर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी जल्दी एपिसोड्स देने का। मैं खुद सोच रही थी कि आपसे रिक्वेस्ट किया करूँ कि दिन में एटलीस्ट 2 एपिसोड दिया करें, लेकिन आपकी मसरूफियत की वजह से नहीं कहा आपको। सही बात है यार, मैं पिछले दिनों वाकई बहुत ज़्यादा बिजी थी। अभी तो थोड़ा देर आया है
और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाल रही हूँ। तो बस रिस्पॉन्स आप लोगों पर डिपेंड करता है। अब से यहाँ से आई हूँ, फुर्सत ही फुर्सत है, सारा दिन मैं और नॉवेल्स हैं। हाय, घर में जब मेरी छुट्टी होती है मैं भी सारा दिन मैं थे नावल सुनने, और नावल बहुत थे। थैंक्स फॉर दिस एंड वेटिंग फॉर अनदर वन बाय योर वॉइस। जी देखिए, आपके इंतज़ार में थी, मैंने एक और नावल आज कंप्लीट कर दिया। खुश रहें, आबाद रहें हमेशा। अल्लाह हाफिज़। ज़ैनब सज्जाद, नाइस नावल यार। अच्छा जी। ताहा दिल, ज़बरदस्त एपिसोड, प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से प्लीज़। यार अस्मा, की हो गया, दिन में 2 एपिसोड दे रही हूँ, इससे ज़्यादा जल्दी मैं कैसे दूँ? कम से कम 12 घंटे का तो टाइम दो मुझे एक एपिसोड के लिए आप। साइम बहीद, गुड नावल। शैलो, लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्टोरी। अच्छा जी। सारा रियाज, वेल डन। वैसे ईसा को छित्तर पड़ने चाहिए थे। और कैसे वैसे ईसा ने तो छित्तर दी बुढ़ी ने मारे सारे कस्पल काट देते। शैलो, wow, interesting story. All the characters are very impactful, but the twins are so funny. And today's story narration, who is kid bothering you? Mashallah, kids will be kids, no doubt. दोनों मेरी भांजियाँ थी, उरब और जुमर। उरब तो अभी भी इधर ही है, अभी थोड़ी देर पहले आई है। तो बस बच्चे तंग करते रहते हैं। अभी बीच में भी आपको आज भी 1-2 दफ़ा मिला होगा, उसकी आवाज़ ना आग लगे रहते हैं बच्चे। मेरे साथ अटैचमेंट भी बहुत है, तो बस फिर ये सारा सिलसिला हमारे चलते रहते हैं। नजमुन्निसा, नाइस। शुबाना शेख, बहुत अच्छा लगा हमें नावल, सो इंटरेस्टिंग नावल, बट उमर के लिए थोड़ा बुरा लगा बिकॉज उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट थी। अगर उसे भी किसी से प्यार हो जाता तो अच्छा लगता है। खैर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। उमर ने ब्याह करते लिए ऐसी उम्र होते ना, एडजस्टमेंट कर लवे हूँ अपनी वापस। अब्दुल्ला एम, अभी तो अच्छा जा रहा है, इंशाल्लाह एंड भी आपको पसंद आएगा। तो जी यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, मुझे भी इजाज़त है, मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।